नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। और आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है लोकतंत्र का भविष्य। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आपने इस मुद्दे पर तमाम चर्चाएं सुनी होंगी, बहस सुने होंगे और लोगों ने अपने अपने विचार दिए होंगे कि लोकतंत्र का भविष्य किस तरीके से है। अधिकांश लोगों का यह मानना है कि लोकतंत्र की धारणा संकटग्रस्त है, और खासकर जब भारत के संदर्भ में कहा जाए तो बहुत से लोगों का मानना है कि भारत में लोकतंत्र का भविष्य अब धुंधला सा दिखाई दे रहा है। इसके पीछे उनके अपने तर्क भी हैं। कहा जा रहा है कि संवैधानिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमज़ोर किया जा रहा है, उनकी स्वायत्तता को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ईवीएम से लेकर इलेक्टोरल बॉन्ड तक के मुद्दे ये बता रहे हैं कि हमारी चुनावी प्रक्रिया लगातार कमज़ोर की जा रही है। तर्क यह दिया जा रहा है कि मीडिया से लेकर आम जनता तक लोगों के विचारों को, लोगों की धारणाओं को प्रबंधित करने का प्रयास किया जा रहा है, और शक्ति के इस बढ़ते केंद्रीकरण ने लोकतंत्र के सामने एक बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा कर दिया है। बहुत से लोग इसे डेमोक्रेटिक रिसेशन के रूप में, लोकतांत्रिक मंदी के रूप में देख रहे हैं। बहुत से लोग लोकतंत्र के क्षरण के रूप में इस प्रवृत्ति को देख रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या केवल भारत तक सीमित रखा जाए इस पूरे मुद्दे को, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र के सामने जो खतरा आ रहा है वो एक वैश्विक परिघटना है, ग्लोबल फिनोमिना है, कि दुनिया के अन्य देशों में भी लोकतंत्र पिछले कुछ समय से लगातार क्षरण के दौर से गुजर रहा है। और दूसरा एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या जो वर्तमान आरोप लगाया जा रहा है लोकतंत्र के क्षरण का भारत के संदर्भ में, तो वह इसलिए लगाया जा रहा है कि केंद्र में जो सत्ताधारी दल की सरकार है वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अगर हम ध्यान से इस बात को देखें तो क्या कोई भी राजनीतिक दल वह इस बात से पूरी तरीके से अछूता है कि जब भी वह सत्ता में जहाँ भी रहती है, राज्य में रहती है, केंद्र में रहती है, तो वह सत्ता का दुरुपयोग नहीं करती है? क्या केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग पहली बार हो रहा है? क्या संवैधानिक प्रावधानों के साथ खिलवाड़ पहली बार हो रहा है? क्या विपक्ष की आवाज़ को पहली बार दबाया जा रहा है? आपातकाल के दौरान क्या क्या भारत में हुआ था? 90 के दशक में राजनीति का अपराधीकरण किस सबब पर रहा है? या हाल फिलहाल ही हम देख लें, पश्चिम बंगाल से लेकर अलग अलग राज्यों में भी लोगों की लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के प्रयास अन्य दलों ने भी किया है। और जब राजनीति के अपराधीकरण को हम देखते हैं तो क्या कोई एक दल अपराधियों को टिकट दे रही है? क्या कोई एक दल अपराधियों को बढ़ावा दे रही है? हर राजनीतिक दल में अपराधी लोगों की संख्या लगातार वहाँ पर बढ़ी है। और जब हम बात करते हैं लोकतंत्र की, तो हमें यह भी देखना होगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में हैं, क्या वह इंटरनल डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही? क्या इंक्लूसिवनेस उनकी पार्टी में है? क्या वह जाति और धर्म की राजनीति से बिल्कुल परे हो चुकी हैं? कोई भी एक राजनीतिक दल को क्या हम ये सर्टिफिकेट देने की स्थिति में हैं? और अगर नहीं स्थिति में है तो इस मुद्दे का केवल राजनीतिकरण करना इस मुद्दे की जो गंभीरता है और इसका निष्कर्ष उसको कमज़ोर करेगा। आप केवल ये आरोप लगा दीजिए कि बीजेपी की वजह से लोकतंत्र खतरे में है, तो आप कभी इस समस्या का समाधान नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका मूल कारण है कि हमें पूरी राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझना होगा। आज किसी दल की सरकार है, कल किसी और दल की सरकार आएगी। क्या आमूल चूल परिवर्तन आने वाले हैं? संस्थाएं बदल जाएंगी, संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग रुक जाएगा। और अगर ये नहीं होने वाला है तो हमें मूल में जो समस्या है उसकी खोज करनी होगी। इसलिए इस पूरे मुद्दे पर मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पर मौजूदा सरकार वह लोगों के अधिकारों या आज़ादी को छीन रही है। ये इस पर आप लोगों ने तमाम वीडियो में बहुत से चर्चा सुन ली है। मेरा फोकस आज के इस पूरे बहस का ये है कि लोकतंत्र के सामने जो खतरा दुनिया में आ रहा है वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे वैश्विक स्तर पर है। और इसके अपने कुछ फंडामेंटल रीज़न है। जब तक उस फंडामेंटल रीज़न को हम नहीं समझेंगे, हमें न तो समझ में आएगा कि लोकतंत्र के सामने खतरे क्या हैं, और लोकतंत्र के सामने अगर संकट है तो इसका समाधान क्या हो सकता है, तब तक हम इसको नहीं समझ पाएंगे। तो आइए पहले समझते हैं कि लोकतंत्र के सामने वैश्विक स्तर पर क्या समस्या आ रही है। जो सबसे इस विषय पर बेहद महत्वपूर्ण विचार दिया है वह अमेरिकी एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं, अमेरिकी स्कॉलर हैं, फरीद जकारिया। फरीद जकारिया ने एक बहुत पहले अपना लेख लिखा हुआ था, इलिबरल डेमोक्रेसी। मतलब इलिबरल डेमोक्रेसी पर उन्होंने लिखा हुआ था। उनका ये कहना था कि जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसी हम देख रहे हैं वो उदारवादी मूल्यों पर आधारित रहा है, जिसको हम लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र कहते हैं। और उनका ये कहना था कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी था यह दो शब्दों से मिलकर बना था, लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी, यानी उदारवाद और लोकतंत्र, ये दोनों मिलकर उदारवादी लोकतंत्र बनाते हैं। इनके बीच का जो संबंध था यही लोकतंत्र को मजबूत आधार देता था। लेकिन आज लोकतंत्र और उदारवाद के बीच में डाइवोर्स हो चुका है, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं।
लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है, अमूमन जहां यह माना जाता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, यानी एक चुनाव केंद्रित शासन प्रणाली। और उदारवाद एक राजनीतिक मूल्य और मानदंड है जो यह बताता है कि समाज में जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार होने चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, उनके साथ अवसर की समानता होनी चाहिए। तो उदारवादी मूल्य वह एक ऐसे समाज की बात करता है जो ओपन सोसाइटी हो, जहां चर्चा परिचर्चा करने की आज़ादी हो, जहां असहमति के स्वर को भी स्वीकार करने का साहस हो और राज्य और समाज के बीच में एक तार्किक और बेहतर संतुलित रिश्ता। तो यहाँ पर फरीद जकारिया का ये मानना है कि हाल के वर्षों में पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि लोकतंत्र तो एग्जिस्ट करता है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाइए, आपको डेमोक्रेटिक कंट्रीज, नंबर ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक्सपेंड करते हुए मिलेंगे, लगातार बढ़े। लेकिन जो लोकतंत्र जिन मूल्यों पर आधारित था वह उदारवादी मूल्य अब गायब हो चुके हैं और लोकतंत्र अनुदारवादी हो गया है। यानी जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं, लेकिन ये सरकारें सत्तावादी हैं, ये सरकारें अनुदारवादी हैं, ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही हैं। और यह फिनोमिना केवल ऐसा नहीं किसी एक देश या क्षेत्र तक सीमित है, इनका मानना है कि ये पूरी दुनिया में दिख रहा है। और जहां जो लोकतंत्र के सबसे मजबूत देश हैं, अमेरिका और यूरोप के देश, उन देशों में भी लोकतंत्र का चरित्र अनुदारवादी होता गया है। और इसकी वजह क्या है, ये यहाँ पर अगर हम समझें तो इसका एक बहुत बड़ा वजह जो देखा जा रहा है वो ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से दुनिया में एक राष्ट्रवादी सरकार का उभार वह देखा जा रहा है, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट। और ये नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा जो देश है वह वैश्विक स्तर पर ज़्यादा ताकतवर हो, ज़्यादा संपन्न हो, ज़्यादा बेहतर हो। और राष्ट्रवाद का यह जो अंधभक्ति है, इसने यहाँ पर सरकारों को यह मैसेज कन्वे करने के लिए कैपेबल बनाया कि वो अपनी पब्लिक को कह सके कि अगर हमें दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनना है तो हमें सरकार को ताकतवर बनाना होगा। और यहाँ से वो जनता से ताकत को खींच रहे हैं और सरकारें लगातार ताकतवर हो रही। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध एक ट्रेलर है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध एक ट्रेलर है। ऐसे तमाम संघर्ष वैश्विक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं और जहां इन घटनाओं को उदाहरण के रूप में लेकर हर एक देश यह स्थापित करने में लगा हुआ है कि अगर हमारे पास ताकत नहीं होगी तो हम वैश्विक स्तर पर अपने आप को सरवाइव नहीं कर सकते। तो राष्ट्रवादी सरकारों ने एक ऐसा दृष्टिकोण यहाँ पर विकसित कर दिया है नागरिकों के अंदर कि नागरिक जो है अपनी आज़ादी को उनको देने के लिए तैयार हैं राष्ट्र की मजबूती के नाम पर। तो एक तो लोकतंत्र के सामने एक बड़ा खतरा आ रहा है कि सरकारें अनुदारवादी और सत्तावादी होती जा रही हैं और वो तर्क दे रही हैं कि हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है। राष्ट्र प्रथम का नारा मजबूत यहाँ पर हो रहा है और उसी के अनुपात में लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण भी हो रहा है। दूसरा एक और बड़ा पहलू यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र के संबंध में एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कहा जाता है कि लोकतंत्र एक गोल्डीलॉक जोन है। मतलब विभिन्न शासन प्रणालियों में गोल्डीलॉक क्या है, थोड़ा इसको समझिएगा। एस्ट्रोनॉमी की भाषा में ये कहा जाता है कि जीवन वहां पर होगा जहां पर एक संतुलित परिवेश होगा, पर्यावरण जो है वह संतुलित होने, यानी बहुत ज़्यादा तापमान या बहुत कम तापमान दोनों के बीच की स्थिति। और यही वजह है कि सौर मंडल में पृथ्वी उस गोल्डीलॉक में है जहां पर वह कंडीसिव एनवायरनमेंट है। तो लोकतंत्र भी उसी तरीके का गोल्डीलॉक है, यानी जहां पर जो है वह सबसे उपयुक्त परिवेश है आपको रहने का, यानी सबसे बेहतर शासन प्रणाली लोकतंत्र को माना जाता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, पहले इसको समझिएगा। क्योंकि लोकतंत्र को परिभाषित करने वाले कहते हैं कि लोकतंत्र केवल सरकार केंद्रित नहीं होता है कि आप सरकार को चुन लिए और आपने कहा कि आपका देश लोकतांत्रिक हो गया। नहीं, लोकतंत्र एक दो तरफा संबंध है जिसमें एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ समाज है। और सरकार और समाज इन दोनों के प्रदर्शन पर ही निर्भर करता है कि लोकतंत्र कितना सफल होगा। यहाँ पर यह माना जाता है कि सरकार का काम ये होता है कि वह देश में कानून और व्यवस्था को बनाए रखे और एक ऐसा शांत सुरक्षित परिवेश बनाए जिससे आम लोगों की जो आज़ादी है वो सुरक्षित रह सके। तो लोगों की आज़ादी की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सरकार होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि लोकतंत्र में सरकार इतनी ताकतवर न हो जाए कि वह लोगों के अधिकार को छीनने लगे। और यह तब हो पाएगा जब समाज ताकतवर हो, यानी लोकतंत्र तब सफल होगा जब राज्य भी सशक्त हो और समाज भी सशक्त हो। और यह संतुलन जब भंग होता है तब वहां पर लोकतंत्र के सामने खतरा आता है। इसी बात को एस मोगलू और जेम्स रॉबिन्सन ने अपनी पुस्तक
द नैरो कॉरिडोर में इस विषय पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। एसमोग्लू और रॉबिन्सन, इन दोनों लोगों का ये कहना है कि जो आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता है वो एक नैरो कॉरिडोर से होकर गुजरता है, एक संकीर्ण गलियारा है जिसकी एक तरफ सरकार है, एक तरफ समाज है। उनका कहना है कि अगर सरकार ताकतवर हो जाती है तो लोगों की आज़ादी को छीनना वह शुरू कर देती है, और समाज अगर कमज़ोर हो जाती है, और अगर समाज ताकतवर ज़्यादा हो गया, सरकार कमज़ोर हो गई, तो सरकार स्वतंत्रता को संरक्षित करने में अपनी क्षमता को ही खो देती है। इसलिए एक संतुलन यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आज वर्तमान दौर में ये दिखाई दे रहा है कि सरकार और समाज के बीच का यह संतुलन या कहीं ना कहीं भंग हो रहा है। तो दुनिया के किसी कोने में सरकार बड़ी ताकतवर हो गई, किसी कोने में समाज बड़े ताकतवर हो गए। जैसे एग्जाम्पल के लिए रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया में देखें तो यहाँ लोकतंत्र के सामने खतरा क्यों है? क्योंकि यहाँ की सरकारें अति केंद्रीकरण सत्ता का कर रही हैं और इसलिए बहुत ताकतवर हो गई और लोगों की आज़ादी को छीन सकती हैं। दूसरी ओर अगर आप एशिया, अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों में बात करें तो यहाँ सरकारें लगातार कमज़ोर हो रही हैं। समाज में जो अलग अलग तत्व हैं, समूह हैं, वो इतने ताकतवर होते जा रहे हैं कि वह सरकार को काम ही नहीं करने दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं, तो लोकतंत्र वहाँ पर कमज़ोर हो रहा है। तो एक कारण ये भी है। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण लोकतंत्र के सामने खतरे का है, वह है जो लोकप्रिय राजनीति, पॉपुलर पॉलिटिक्स पिछले कुछ समय से शुरू हुई है। खासकर 2008 की आर्थिक मंदी और अभी जो मौजूदा कोविड के बाद का दौर है। ये जो लोकप्रिय राजनीति है, ये क्या है? यहाँ पर सरकारें लोगों को ऑफर करती हैं कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, यानी हम आपको मुफ्त में बिजली देंगे, खाना देंगे, पानी देंगे, हम आपकी हर सुविधा, यहाँ तक कि हम आपको बेसिक इनकम भी देंगे। अब तो सरकारें अपनी राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो में बोल रहे हैं कि हम आप लोगों को जो है सालाना कुछ पैसा भी देंगे। तो ऐसे में इन आधारों पर नागरिक सरकार की ओर आकर्षित होता है। लेकिन मुद्दा ये है कि जब सरकार या राजनीतिक दल इस तरीके का ऑफर करती हैं तो आपसे यानी जनता से भी कुछ चाहती हैं। वह जनता से उनकी आज़ादी को लेती हैं और उनको ये सुविधाएं यहाँ पर देती हैं। ये लोकप्रिय राजनीति का दौर है और यह कोई नया बात नहीं है। हन्ना अरेंट एक बहुत बड़ी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने जर्मनी में हिटलर के उभार के बारे में अपनी एक पुस्तक लिखी हुई थी और उनका यह कहना था कि हिटलर को इतना जन समर्थन क्यों मिला। तो उसका एक बहुत बड़ा वजह उन्होंने कहा कि असल में जब राजनीति का क्षेत्र संकुचित होता है और नागरिक सामाजिक आर्थिक मुद्दों तक अपने को सीमित कर लेता है तो यहाँ पर शासन को सत्तावादी या सर्वाधिकारवादी होने का मौका मिल जाता है। क्योंकि राजनीति का जो क्षेत्र है वो चर्चा और परिचर्चा का क्षेत्र है, जहां पर हम अपनी विचार रखते हैं, अपनी पसंद नापसंद रखते हैं, जहां बिना डरे हुए हम बताते हैं कि हमारे देश के लिए सही नीति क्या है, हमारे देश का बेहतर भविष्य क्या हो सकता है। लेकिन जब सरकारें लोगों की सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पूरा करने का दावा करती हैं तो नागरिक वहीं तक सीमित हो जाता है और वह राजनीतिक मुद्दों से अपने को दूर कर लेता है। तो सरकारें अगर कोई आज़ादी को छीनने का प्रयास भी कर रही हैं या सरकारों की कोई गलत नीतियां भी हैं तो वो भी जस्टिफाइड हो जाती हैं और ये भारत में भी चल रहा है। यहाँ अलग अलग दल जो हैं वह लोगों को ये नहीं बता रही हैं कि आखिर 75 सालों के बाद भी हम अपनी शिक्षा व्यवस्था क्यों बेहतर नहीं कर पाए, हम अपना स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर क्यों नहीं कर पाए, हम आपके लिए रोजगार के बेहतर अवसर क्यों नहीं सृजित कर पाए। लेकिन हाँ, मुफ्त खाद्यान्न, मुफ्त बिजली, पानी, पैसा, ये सब जो है कहीं ना कहीं जो लोकप्रिय राजनीति चलती है तो नागरिक अपनी आज़ादी गिरवी रखता है और अपनी इन बुनियादी आर्थिक ज़रूरतों को सरकार के जरिए पूरा करने का प्रयास करता है। और जब भी ऐसा होगा लोकतंत्र कमज़ोर होगा और ये हो रहा है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो 90 के बाद पूरी दुनिया में चल रही है और आज दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो है पहचान की राजनीति। असल में 90 के बाद जब सूचना क्रांति आई और दुनिया की सभ्यताएं एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू हुई तो एक देश की, एक धर्म की, एक समूह की संस्कृति और उसके सांस्कृतिक मूल्य दूसरे देश, समूह और समाज को प्रभावित करना शुरू कर दिए। और जब बाहरी संस्कृतियां आती हैं तो स्थानीय संस्कृतियां डरती हैं कि कहीं बाहरी संस्कृति उनके संस्कृति के लिए कोई खतरा तो नहीं। और यही खतरा यहाँ पर पूरी दुनिया में आज दिखाई दे रहा है, जिसको हम पहचान का संकट कह रहे हैं। यह जो आइडेंटिटी क्राइसिस है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति खतरे में है, यह उन्हें पूर्वाग्रही और कट्टर होने के लिए मजबूर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और ऐसे में एक ही समाज में अलग अलग जो समूह हैं उनके एक साथ रहने की क्षमता, जिसको हम सह-अस्तित्व कहते हैं, वह लगातार कमजोर हो रहा है। और इसलिए इस पहचान की राजनीति ने पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ का उभार यहाँ पर निर्मित किया है।
आज पूरी दुनिया में जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, नस्ल की राजनीति, भाषा की राजनीति अलग अलग हिस्सों पर देखी जा रही है। यह जो निर्जातीय संघर्ष पूरी विश्व में देखा जा रहा है, इसकी वजह से लोकतंत्र के सामने रियल थ्रेट यहां पर आ रहा है, क्योंकि अब असल मुद्दे, गवर्नेंस के मुद्दे, विकास के मुद्दे वह गौण हो रहे हैं और पहचान के मुद्दे हावी हो रहे हैं। तो आप भारत में भी अगर आप देखेंगे तो यह कोई नई चीज नहीं है, यह धर्म की राजनीति, और यह केवल एक दल तक सीमित नहीं है। बार बार यह डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं, क्योंकि तभी इस समस्या का समाधान हो पाएगा। और यह हर जगह पर देखा जा रहा है कि धर्म और जाति की राजनीति लोग कर रहे हैं। तो जो राजनीतिक दल ये दावा कर रहे हैं कि वह शुद्ध राजनीति, स्वच्छ राजनीति कर रहे हैं, वो भी इस तरीके की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पहचान की राजनीति ने वह इस इंक्लूसिवनेस ऑफ डेमोक्रेसी को कमजोर किया है, लोकतंत्र की समावेशिता को कमजोर किया है। तो लोकतंत्र के सामने तो खतरा यहां पर है, और यह रियल थ्रेट है, और यह भारत में भी खतरा है, यह वैश्विक स्तर पर भी खतरा है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहां पर जो हमें और आपको समझना होगा, क्योंकि जो लोग इस विषय पर अपनी बात, अपना विचार रख रहे हैं, वो बड़े निराशावादी तरीके से रख रहे हैं। और निराशावादिता जब हावी होती है, तब समाधान की तरफ हम आगे नहीं बढ़ते। तब हमें ये लगता है कि केवल समस्या ही समस्या है, संकट ही संकट है। तब यहां पर स्वस्थ चर्चा नहीं होता है, सेलेक्टिव अप्रोच होता है। भारत में भी यही चल रहा है कि जो लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 75 वर्षों में लोकतंत्र कैसे कमजोर हुआ था। आज जितने अलग अलग राज्यों में विपक्षी दल की सरकारें हैं, वो कैसे लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं, लोकतंत्र के लिए खतरा बनी। और जो लोग बीजेपी के विरोध में, चाहे वो राजनीतिक दल हो या बुद्धिजीवी, वो ये समझाने में लगे हुए हैं कि बीजेपी के आने के बाद ही लोकतंत्र के सामने खतरे आ रहे। सीबीआई या ईडी का जो दुरुपयोग है, वो अचानक 2014 के बाद शुरू हुआ है। चुनावी प्रक्रियाओं पर जो दखल अंदाजी है, वो अचानक शुरू हुआ है। संवैधानिक संस्थाओं पर दखल अंदाजी, क्या 2014 के पहले संवैधानिक संस्थाएं आजाद थी? क्या सीबीआई आजाद था? क्या ईडी आजाद था? क्या राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र था? तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या बसपा हो, चाहे वह परिवारवादी राजनीति हो, चाहे वंशवादी राजनीति हो, या फिर यहां राजनीति का अपराधीकरण, हर एक स्तर पर जो लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, उनका क्राइसिस यहां पर चल रहा है। और यह इसका समाधान तभी हो पाएगा जब दो स्तरों पर यह जिम्मेदारी ली जाए, सरकार अपने स्तर पर और समाज अपने स्तर पर। अगर सरकार अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने में असफल होती है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है कि सरकार गैर लोकतांत्रिक हो रही है, हम डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र आया था समाज के प्रयासों से, लोकतंत्र तो आंदोलन की उपज है। तो यह समाज की जिम्मेदारी है। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी, हम खुलकर अपनी बातों को रखें, हम अपने विचार को रखें, दल की विचारधाराओं से हटें, और जब भी देश के किसी मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो एक संतुलित और एक तटस्थ, निष्पक्ष अपनी राय रखें। इसलिए न रखें कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, सपा बसपा के सपोर्टर हैं। जिस दिन इस तरीके की खुली, निष्पक्ष चर्चा और परिचर्चा की राजनीति और संस्कृति हमारे देश के लोगों के बीच में शुरू हो गया, यकीन मानिए राजनीतिक दलों को भी बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसा नागरिकों का सोच होगा, वैसा रिफ्लेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज भी करती आई हैं और करेंगी। तो इसलिए हमें और आपको अपने विचारों को परिवर्तित करना होगा। तो एक बार इस मुद्दे पर आप लोगों के क्या राय है, क्या विचार हैं, आप भी अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।